मित्रों नमस्कृताय में हमने माहेश्वर सूत्र बताया। माहेश्वर सूत्र में देखिए संस्कृत का बहुत महत्वपूर्ण भाग है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक व्याकरण जानने के लिए माहेश्वर सूत्र की एक अहम भूमिका होती है। माहेश्वर सूत्र आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए अभी माहेश्वर सूत्र में बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट बाकी है। मैं आपको अभी और कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है। इसलिए आपको बहुत मन से और ध्यान लगाकर इसको देखना है और अच्छे से याद कर लीजिए, तो सारे सवाल आपके बन जाएंगे परीक्षा में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि माहेश्वर सूत्र को अच्छे से देखें। आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। माहेश्वर सूत्र में सर बहुत मोटा चल रहा है। पढ़ना हमें है माहेश्वर सूत्र। सही नहीं हुआ है। पहला है आ ई उड़। जी ठीक। आई उण, फिर इसके बाद रिलरिक आ जाएगा। फिर तीसरे में ए ओंग, और चौथे नंबर का सूत्र है आई औच। ठीक है। 5वें नंबर पर क्या आपने पढ़ा था? आप भी कमेंट करते जाइए, क्योंकि कल हमने बता दिया था, तो अब आज आपको सरल लगना चाहिए। बस आप ध्यान दीजिए और बताते रहिए। हम इधर लिख रहे हैं है य व रट। छठा सूत्र है लड़। 7वां सूत्र है यमंगणनम। यमंगणनम। 8वां है झभई। 9वां सूत्र है घ ढ ध श। 10वां सूत्र है जब ग ड दश। 11वें नंबर का सूत्र है ख फ छ ठ थ च ट त व। खफ छठत चट तव। 12वें नंबर का सूत्र है कपय। 13 नंबर पर शख शर। और 14वें नंबर पे आपने पढ़ा था हल। क्या पढ़ा था? हल। मित्रों जो भी दिक्कतें हो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। सीधे सीधे मैं आपके कमेंटों को देख रहा हूं और सीधे आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। जो भी दिक्कत हो आप बिल्कुल कमेंट करके बताते रहिएगा। देखिए आई उण रिलिक ए ओंग ए औच है वरट लड़
अमंगलनम झवय घड़दस जब गड़दस खप छटत चटतो और कपय सस्सर हल। ठीक है, ये सूत्र हो गए 14। अच्छा, हमने बताया था कि पहले कल आपसे पूछे थे कि ऐसा कौन सा वर्ण है इत संज्ञक वर्ण जो 2 बार आया है। आपको बताया गया था कल कि कौन सा ऐसा इत संज्ञक वर्ण है जो 2 बार आया है, तो वो है अड़ा। एक बार पहले सूत्र पे आया है और एक बार छठे सूत्र पर आया है लड़ में, तो ये इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है। अच्छा, पूछ लिया कि माहेश्वर सूत्र में हा वर्ण कितनी बार आया है, तो आपको ये बताना पड़ेगा 2 बार, क्योंकि हैवरट का 1 बार हा और हल का 1 बार हा, तो 2 बार हा आया है। ठीक है, इतना आपको ध्यान दे देना है। अच्छा, एक प्रश्न और माहेश्वर सूत्र से बनता है। जैसे पूछ लिया कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो आप तो ये जानते हैं कि माहेश्वर सूत्र में सूत्रों की संख्या जो है वो 14 है, अ से लेकर हल तक। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन यदि पूछ लिया कि माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, इत संज्ञक वर्ण मैंने आपसे बताया था कि प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम अक्षर है वो इत संज्ञक वर्ण है, और इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। मैं अभी आगे बता दूंगा कि इत संज्ञा करने वाले सूत्र कितने होते हैं, लेकिन यहां जान लीजिए कि इत संज्ञा जिनकी होती है उनका लोप हो जाता है। 6 ऐसे सूत्र हैं जो इत संज्ञा करते हैं, 6 ऐसे सूत्र हैं जो इत संज्ञा करते हैं, लेकिन मात्र एक ऐसा सूत्र है जो लोप कर देता है, उसको कहते हैं तस्य लोपा। तो इत संज्ञक वर्ण ये सारे अंतिम वाले अक्षर इत संज्ञक हैं, तो इनकी गणना करके आप जान लीजिए कि कितने हैं, 14। कितने इत संज्ञक वर्ण हैं, 14। इतना तो आपने जान लिया। लेकिन कहीं कहीं ये भी पूछ लेता है कि इत संज्ञक वर्ण कभी कभी विकल्प में 14 ना देकर 15 दे देता है। तब आप ये सोचेंगे कि 14 हमने इत संज्ञक वर्ण पढ़े, लेकिन 14 तो ऑप्शन ही नहीं है, तो 15 कैसे हो गया। तो एक सूत्र और इसमें जुड़ जाता है, लड़ मध्य तू इत संज्ञकः, लड़ मध्य तू इत संज्ञकः। ये सूत्र क्या कहता है कि लड़ सूत्र जो है उसके बीच में जो आकार है लड़ मध्य, लड़ के मध्य में, जैसे आप लड़ लिखेंगे तो ला में यदि हलंत लगाएंगे तो आ निकलेगा, और फिर इसके बाद अड़ा में हलंत है, ये इत संज्ञक हो गया। तो इस आ को भी इत संज्ञक माना है विद्वानों ने, व्याख्याकारों ने व्याख्या दी है कि लड़ मध्य तु इत संज्ञका से आ की भी इत संज्ञा करनी चाहिए। तो इस तरह से कितने इत संज्ञक वर्ण हो गए, 15 हो गए। लेकिन आपको यदि 15 नहीं दिया है, 14 दिया है, तो आपको 14 ही मारना है। कितने, 14, क्योंकि माहेश्वर सूत्र में सीधा सीधा 14 इत संज्ञक वर्ण है। ठीक है, यदि आपको 14 नहीं मिलता, 15 दिखाई दे रहा है, तो फिर 15 मार दीजिए। यदि 14 15 दोनों दिया है तो उस स्थिति में आपको 14 ही मारना है, क्योंकि हमने जो पढ़ा है माहेश्वर सूत्र में, जो हमने देखा है सरल तरीके से, एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आपको लड़ मध्य तु इत संज्ञकः, ये बहुत बड़ा ही टॉपिक में आ जाता है, इसलिए आपको 14 ही मारना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बताया कि यदि कहीं पर 15 दे देता है तो 14 ना देकर 15 दे दिया इत संज्ञक वर्ण, मान लीजिए ऑप्शन में पूछ लिया, आपसे पूछता है प्रश्न कि लड़ मध्य तु इत संज्ञका के अनुसार कितने इत संज्ञक वर्ण, तो आपको बताना पड़ेगा 15। यदि ऐसे पूछ लिया कि इत संज्ञक वर्ण माहेश्वर सूत्र में कितने होते हैं, तो आपको सीधा सीधा 14 मार देना है। यदि 14 नहीं दिया है तो 15 मार दीजिए। यदि 14 और 15 दोनों मार दिया है तो आप 14 टिक करिएगा। ठीक है, बस इतना जानना था जी। जी बहुत बढ़िया। आलोक वर्मा जी क्या समझ में नहीं आ रहा, मैं आपसे सीधा जुड़ रहा हूं, जो भी दिक्कतें हो रही मैं बता रहा हूं। देखिए, मैं ये कह रहा था, फिर से बता दूं, आई उण रिली के होंगे उछ है वरट, ये आपको 14 माहेश्वर सूत्र आप पहले देख लीजिए।
जो अंतिम वाला वर्ण है, अंतिम वाले वर्ण की इत संज्ञा होती है। तो गिनती कर लीजिए, देखिए 14 सूत्र हैं तो 14 इत संज्ञक वर्ण भी होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो जब 14 माहेश्वर सूत्र हैं तो इत संज्ञक वर्ण कितने होंगे? 14। यदि मान लीजिए किसी ऐसी दशा में कोई ज्यादा विद्वान एग्जामिनर आपके परीक्षा में मान लीजिए पेपर बनाता है, उसने 14 ऑप्शन ना दिया, उसने 15 दे दिया, तब आप वहां सोचेंगे कि सर ने तो 14 बताया था, 15 कैसे हो गए? इसमें 15 दिया हुआ है या 16 17 18 या 13 12 10 कुछ भी और दे देगा, 14 ना देगा। तब उस स्थिति में मैंने बताया कि एक सूत्र और होता है लड़ मध्य तु इत संज्ञका। लड़ मध्य तु इत संज्ञका कहता है कि ला और अड़ा, ये लड़ सूत्र के मध्य में जो आकार है इसकी भी इत संज्ञा होनी चाहिए। ये विद्वानों ने सिद्ध किया। इस वजह से इत संज्ञक वर्णों की संख्या 15 हो जाती है। इतना बस जानना है आपको। जहां नहीं समझ में आ रहा है वो बताइए। हाँ, यदि 14 नहीं दिया रहेगा तब आप 15 मारिएगा। यदि 14 15 दोनों दिया है ऑप्शन में, कभी कभी ऐसा हो जाता है 14 15 दोनों दे देगा, तब आप तो सरलतम तरीके से 14 ही जानते हैं, 14 ही जानिए और 14 ही मार कर आइएगा। फिर यदि वो 15 मानता है तब विवादित हो जाएगा, इसलिए कि वो पीजी का कोर्स है 15, हाँ ऊंची कक्षाओं में ये पूछा जाता है। इसलिए मैंने बताया कि कोई ज्यादा बहुत बड़ा विद्वान एग्जामिनर आ जाएगा उस स्थिति में। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछ लिया माहेश्वर सूत्र में हा वर्ण कितने बार आया है, तो आपको 2 बार बताना है। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या, इसमें आप गणना कर लीजिए स्वर कितने हैं, यहीं से पूछेगा स्वर कितने हैं। यदि आपसे पूछ लिया, यूपी टेट की परीक्षा में आपसे पूछता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तब आप यहां से गणना कर लीजिए 1 2 3। इस संज्ञा को आपको छोड़ना है, ये चीज मैं कल बता चुका हूं। इस संज्ञा को नहीं गणना करना, वैसे भी ये स्वर दिखाई नहीं दे रहा है। तो 3 हो गए, 4 5 6 7 8 और 9। स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 9। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत यादव, प्रशांत यादव जी, रंजना वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक वर्मा जी, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं आप लोग। 9 स्वर होते हैं, इतना तो आपने पढ़ लिया। ठीक है, यदि व्यंजन पूछता है, व्यंजन पूछता है तो व्यंजन आप कितने मारेंगे? व्यंजन आप गणना कर लीजिए, व्यंजन गणना करके बताइए, तुरंत कमेंट कीजिए। 9 स्वर हैं और व्यंजनों की संख्या कितनी है? जी सिया अग्रवाल जी, अब व्यंजन बताइए, व्यंजनों की संख्या कितनी? माहेश्वर सूत्र के अनुसार व्यंजनों की संख्या कितनी है? हम बताते हैं। स्वरों की संख्या हो गई 9। व्यंजन पूछता है, यदि पूछ लिया कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, संस्कृत में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तब आप 33 मारिए, 33 मारिए। यदि पूछता है, यदि कह दिया कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार व्यंजनों, कितने व्यंजनों को रखा गया है, माहेश्वर सूत्र के अनुसार कितने व्यंजनों को रखा गया है या कितने व्यंजनों की गणना की गई है, तब वहां पर आप क्या करेंगे? वहां पर आप 34 मारेंगे। क्या करेंगे? 34, क्योंकि हा वर्ण 2 बार आया है। ध्यान दीजिएगा, हा वर्ण कितनी बार आया है? 2 बार आया है। एक हा यहां है और एक हा ये है। यदि एक हा लेकर गिनेंगे तो 33 वर्ण होंगे, व्यंजनों की संख्या 33 हो जाएगी। यदि वहां पर प्रश्न बनता है कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार व्यंजन वर्णों की संख्या बताइए, तब आपको 34 मारना है। ये एक बार पूछ चुका है, विवादित प्रश्न रहा है, लोग बहुत भ्रमित हो गए थे, क्योंकि पहली बार ऐसा सवाल पूछा गया था कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार व्यंजन कितने हैं, तो उसमें सभी 33 मार दिए, लेकिन बाद में जब गणना की गई तो 2 हा निकल आए, तो 2 हा में 34 हो गए, तो 34 ऑप्शन सही किया था। इस तरह से आपको ध्यान देना, ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। यदि व्यंजन से, यदि माहेश्वर सूत्र के अनुसार पूछता है तो आपको 34 मारना है, यदि व्यंजनों की संख्या पूछता है तो आप 33 मारिएगा।
ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलें। और इसमें क्या बताने लायक है? अच तो बता ही दिया गया है, अच, इसलिए ये आ और चा से यहां तक अच। देखिए जब स्वर बता दिया गया, इसको प्रत्याहार में बताएंगे तो प्रत्याहार में अच कह दिया गया, तो ये 9 स्वरों को सारा समाहित कर लिया गया। अच्छा, और एक चीज बता देते हैं, स्वरों की संख्या हमने 9 बताई, ठीक है। यदि मूल स्वर पूछता है, मूल स्वर कितने हैं, कमेंट करिए, मूल स्वर कितने हैं, मूल स्वर कितने हैं, मूल स्वर। ठीक है, हम बताते हैं मूल स्वर कितने हैं। देखिए आ, ई, उ, री और ली, ये मूल स्वर हैं। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। ये आपको ध्यान रखना है, मूल स्वर कितने हैं? 5 हैं। जी रंजना वर्मा जी, प्रयास आपका गलत रहा, लेकिन ध्यान दीजिए मूल स्वर केवल 5 हैं। विकास कुमार जी 9 मूल स्वर हैं, लेकिन वो 9 स्वर हैं, मूल स्वर केवल 5 हैं। ठीक है, इतना ध्यान दीजिए, मूल स्वरों की संख्या 5 है। अच्छा, इन्हें मूल स्वर या सादे ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सादे ह्रस्व स्वर। ये आप नोट करते चलिए, मूल स्वर कितने हैं? 5 हैं। सादे ह्रस्व स्वर पूछता है तो भी ये 5 हैं। ठीक है, अच्छा पूछ लिया सादे दीर्घ स्वर। सादे दीर्घ स्वर, तो जैसे ये आ है, छोटा आ, तो इसको बड़ा आ कर देंगे, यहां बड़ी ई और बड़ा ऊ, और ये री जो है ये दीर्घ री हो जाएगा। ठीक है, ली का जो है दीर्घ होता नहीं है, ली का दीर्घाभाव होता है, ली में दीर्घ नहीं होता है, इसलिए ये क्या है? सादे दीर्घ स्वर हैं, सादे दीर्घ स्वर। इतना जान लीजिए। ठीक है, नोट करते चलिएगा, जहां भी दिक्कत होती आप कमेंट करके बताइएगा। इलाहाबादी लव स्टेटस 11 बता रहे हैं, क्या 11 बता रहे हैं भैया? मूल स्वर अलग है, दीर्घ स्वर अलग पूछेगा। यदि स्वरों की संख्या पूछेगा तो आपको केवल और केवल 9 बताना है, 11 भ्रमित मत होइए। देखिए अभी यही सॉल्व करके जाना है, किसी तरह की कोई दिक्कत है अभी बता दीजिए, हम यही सॉल्व करके जाएंगे। 9 स्वर हैं और सादे जो मूल स्वर हैं वो कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मिश्रित दीर्घ स्वर, ए, ओ, आई, औ, ये मिश्रित दीर्घ स्वर हैं। मिश्रित दीर्घ स्वर कितने हैं? 4। पूछ लेगा आपसे कि मिश्रित दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4 बताइएगा। यदि मूल स्वर कितने हैं तो 5 बताइएगा। स्वरों की संख्या कितनी है तो 9 बताइएगा। ये चीज आप नोट करते चलिए। जी आलोक वर्मा जी, कोई बताए भी इंग्लिश की क्लास कब होती है? भैया आप लगे रहिए, जब ये इसके बाद ऑप्शनल रहेगा इंग्लिश, और इसके बाद इंग्लिश की क्लास चालू होगी। ठीक है भैया, अभी संस्कृत में ध्यान दीजिए। मिश्रित स्वर 4 जी, मिश्रित
ह्रस्व स्वर मिश्रित दीर्घ स्वर होते हैं और मिश्रित दीर्घ स्वर, ठीक ना। ये मिश्रित दीर्घ स्वर हैं और दीर्घ सादे स्वर जो होते हैं वो भी 4 हैं, ठीक है जी। अब सबसे बड़ी चीज हम आपको बताते हैं, इन वर्णों का उच्चारण स्थान पूछता है। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। यहां से 2, 4, 6 क्वेश्चन अक्सर पूछ ही लेता है। उच्चारण स्थान से आपसे पूछेगा जरूर, उच्चारण स्थान आपको आना चाहिए, ठीक है। उच्चारण स्थान हम आपको बताते हैं। आकुह विसर्जनीयानाम कंठः। जहां भी दिक्कत हो बताइएगा। सर मैथ क्लास कितने बजे से? 3 बजे से चलती है भैया मैथ की क्लास, ठीक है। जहां भी दिक्कत आ रही है सिया अग्रवाल जी, जो समझ में ना आए बताइएगा। 3 बजे से जी मैथ की क्लास 3 बजे से चलती है और 5 बजे से संस्कृत की क्लास। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, संस्कृत पे ध्यान दीजिए भैया। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, मैंने कल आपसे बताया था कु, चु, टू, तू और पू। ये क्या है? ये अपने वर्ग का उच्चारण करते हैं। कु से का वर्ग, कु से क्या होता है? का वर्ग। का वर्ग का मतलब 5 वर्ण ये अपने साथ लिए हैं। ये चू से मतलब चा वर्ग, ठीक है। चू का मतलब चा वर्ग। चा वर्ग भी में भी 5 वर्ण हैं और ये टू टा वर्ग, ये तू ता वर्ग, ता वर्ग में भी 5 वर्ण और पू पा वर्ग, पा वर्ग में भी 5 वर्ण। यदि इनका कैलकुलेशन करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, ये क्या हो गए? 25 वर्ण। ये 25 वर्ण क्या होते हैं? स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं। स्पर्श वर्णों की संख्या यदि पूछ लेता है आपसे तो 25 मारेंगे। कितनी होगी? 25, ठीक है। इतना ध्यान दीजिए। तो ये क्या कहता है? सूत्र की ओर ध्यान देते हैं। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। आ से ले लीजिए आ को, आ हो गया। फिर का वर्ग, का वर्ग में का, खा, गा, घा और ये अंगा। विसर्जनीयानाम कंठः, और इसमें विसर्ग को भी कंठ से मानते हैं। तो आ और ये का वर्ग पूरा, ठीक। यदि आ को देखेंगे तो कोई कह दे कि भैया आ जो है वो केवल ह्रस्व ही है क्या? ये मैं बता दूं, आ जितने भी प्रकार के होते हैं ये सारे आवर्ण इसमें हैं, सारे प्रकारों को लिया गया है। अब पूछेंगे कि आ कितने प्रकार के होते हैं? आ आपने 2 ही प्रकार पढ़ा है, लेकिन मैं आपको बता दूं आ के 18 प्रकार होते हैं। आ के कितने प्रकार? 18 प्रकार होते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आ 18 प्रकार का होता है। जैसे आपने पढ़ा था ह्रस्व दीर्घ प्लुत, स्वर का कितने प्रकार? पहला स्वर के प्रथम विभाजन में 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ठीक है। फिर इसके तीनों के फिर 3 प्रकार, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, स्वरित, ठीक ना। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत के 3 और तीनों के 3 तो 3 त्रिका 9 हो गया। फिर अनुनासिक और अननुनासिक, ये 9 के 2 प्रकार, अनुनासिक और अननुनासिक। तो इस तरह से क्या हो जाता है? 18 प्रकार का आ हो जाता है। ये जो आ है ये 18 प्रकार का है। लेकिन यदि कोई कह दे लृ का, तो लृ 18 प्रकार का नहीं होगा भैया। मैं आपसे बता दूं लृ 18 प्रकार का नहीं होगा। इसलिए 18 प्रकार का नहीं होगा क्योंकि इसका दीर्घाभाव होता है। दीर्घाभाव का मतलब इसका दीर्घ नहीं होता है,
इसलिए दीर्घ नहीं होगा तो वो जो दीर्घ वाला प्रकार है वो कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 12 प्रकार बचेगा। इसी तरह ए आई औ ओ ये जितने भी हैं ये सारे सभी के मतलब 12 प्रकार होंगे, ठीक ना। आगे चलते हैं, मैं धीरे धीरे सभी आपकी समस्याओं को सॉल्व करते चलूंगा। हाँ, किसी का प्लुत ना होगा तो वो, और जिसमें प्लुत होता है, प्लुत वैसे लगभग सभी में होता है, ठीक ना। तो ये देख लीजिए, ये हो गए कंठ के, आपको याद रखना है। ये सूत्र यदि आपने याद रख लिया तो समझ लीजिए कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आकु विसर्जनीय नाम कंठा, आकु का आ हो गया, कावर्ग हो गया, विसर्ग हो गया, और हा को भी हम कंठ का ही उच्चारण स्थान मानते हैं। इतना आप जान लीजिए, अकु विसर्जनी आ हो गया, कु से कावर्ग का, हा को ले लिया गया है, और विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कंठ होता है, ठीक है। इतना आपने जान लिया। अब दूसरा सूत्र, इचु यशा नाम तालु। इचु यशा नाम तालु क्या कहता है, ये देखिए पढ़ने में थोड़ा सा जब सही सही लिख लेंगे और उच्चारण करेंगे तो भी अपने से सब सही हो जाएगा। इचु यशा नाम तालु, ई से आपका ई हो गया। ई के कितने प्रकार, 18 प्रकार। जैसे आ होता है इसका भी दीर्घ होता है, और दीर्घ होता है प्लुत भी होता है, ठीक ना। तो ये जो हो गया इसके भी 18 प्रकार ले लेंगे यहां पर। और चू से चा वर्ग, तो चा, छा, जा और झा और इया। अब क्या है बचा है, या बचता है, तो या को भी ले लेंगे। और ये तालब शा बचता है, तो तालब शा को भी ले लेंगे। ये इतने वर्ण तालु से बोले जाते हैं। कहां से बोले जाएंगे, तालु के हैं। ये कहां के हैं, कंठ के हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। का वर्ग के जितने वर्ण, का वर्ग में कोई भी वर्ण आएगा और आ आएगा, विसर्ग आएगा और हा, ठीक ना। इसको याद रखिएगा, कंठ के हैं। यदि देखिए कभी कभी पूछ लेता है अनुनासिक वर्ण, नासिका से, तो नासिका का भी ये अंगा पूछ लिया, ऑप्शन में दे दिया कि नासिका का और कंठ का दोनों का मिलाकर कौन सा है, तो ये अंगा वाला जो है ये नासिका वर्ण है। अमंगर्णम जो माहेश्वर सूत्र में 7वां सूत्र आपने पढ़ा था वो नासिका वर्ण के हैं। तो कंठ में भी आता है और नासिका में भी आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इतना जरूर ध्यान रखिए, यदि पूछ लिया अंगा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, आपने ऑप्शन देखा, पहले नंबर पर उसने दे दिया कंठ, और लास्ट वाले में दे दिया कंठ और अनुनासिक या कंठ नासिका, कंठ नासिका दे देगा। तो फिर आप यदि कंठ मार के निकल लिए तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप चारों ऑप्शन पढ़िएगा। मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे भी दिक्कत आ रही है आप मुझसे डायरेक्ट बताइए, कमेंट करके बताइए, मैं सारा आपका जो भी समस्या है मैं दूर कर दूंगा। जो नाक से बोले जाएंगे वो नासिका वर्ण से अनुनासिक हो जाएंगे, ठीक ना। तो ये जो है अंगा वर्ण जो है कंठ का भी है और नासिका से भी बोला जाता है, अनुनासिक वर्ण भी है, ठीक ना। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, कंठ का है और नासिका का, दोनों का है। लेकिन का पूछेगा तो का एकमात्र कंठ से उच्चरित होता है। खा कंठ का है, गा कंठ का है और घा कंठ का है। हा पूछ लेता है, हा पूछेगा तो आपको ये कंठ का है लेकिन ऊष्म वर्ण भी है। आपको कल बताया था शाखा सा हा, ये ऊष्म वर्ण है और कंठ का भी है। तो इतना भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, सब समझ में आ जाएगा। हा वर्ण को मैंने कल बताया था कि ये ऊष्म वर्ण में आता है और यहाँ कंठ में भी है, ठीक ना। इचु यशा नाम तालु, ई का 18 प्रकार। यदि ई पूछ लिया आपसे, 18 प्रकार नहीं पूछेगा, मान लीजिए ई पूछ लिया, ई का उच्चारण स्थान बताइए, तो ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, ठीक ना। चा वर्ग का पूरे चा, छा, जा, झा, इया और या, और ये तालब शा। मैंने कल आपको बताया था सा के 3 जो प्रकार हैं उनको सबको बताया था। ये जो है ये तालब शा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये तालु से बोला जाता है। शा कहां से बोला जाता है, ये वाला, ये तालु से बोला जाता है, इसलिए इसको तालब शा कहते हैं। इतना याद रखिएगा।
अगला सूत्र है लितुल शानाम दंतः। लितुल शानाम दंतः, ये तीसरा सूत्र है। तीसरे सूत्र में क्या है? ये लृ जी सिया अग्रवाल, कांड और यूएसएम क्या लिख रही हैं मैम? थोड़ा ठीक से लिखिए तो हम समझ पाएंगे। चा और छा तालु जी, चा और छा तालु का है जी, बिल्कुल। जो भी लिखिए थोड़ा सा हिंदी में लिखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, हम भी बता पाएंगे। थोड़ी इंग्लिश हमें कम आती है, हाँ, समझ भी नहीं पाएंगे हम आपका कमेंट, तो हिंदी में टाइप कीजिए। लितुल शानाम दंता, देखिए लृ वर्ण आपने स्वर में पढ़ा ही है, लृ हो गया। तू से ता वर्ग को मैंने बताया था, तो तू से ता वर्ग ता, था, दा, धा और ना, ठीक, ता, था, दा, धा, ना। फिर क्या होगा? ला है, और फिर ये दंत शाह है। दंत शाह मैंने कल आपको बताया, ये तालब शाह और ये दंत शाह। तो इतने वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? ये दंत है। लितुल शानाम दंता, लृ, ता, था, दा, धा, न, ला और दंत शाह, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। ठीक ना, इतना जान लीजिए। आगे चलें। जहां नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आप ही के लिए तो ऑनलाइन फ्री क्लास किए हुए हैं, आप मन से पढ़िए, और जो दिक्कतें हैं बिल्कुल आपको समझ लीजिए। यहाँ एक्सीड परिवार में इतना आपने स्नेह जताया है तो बिल्कुल किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी। अनुज तिवारी, बिल्कुल धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुज तिवारी जी भैया। आगे चलते हैं। ऋटुर्षाणाम मूर्धा, ऋटुर्षाणाम मूर्धा, देखिए इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? री आएगा, री के 18 प्रकार, ठीक ना। इसमें लृ जो है ये 12 प्रकार ही यहां पर रहेगा, ठीक ना, इतना याद रखिएगा। लृ जो बताया था, लृ का दीर्घाभाव होता है, दीर्घ नहीं होता है, इतना याद रखिएगा। और री का जो है 12 प्रकार पूरा हो जाएगा। और ये टा वर्ग, तो टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, ठीक। रावण और ये मूर्धन्य शा, मूर्धन्य शा मूर्धा में आएगा ही, इतना तो यह जानते ही हैं। तो री के 12 प्रकार और टा वर्ग पूरा, टाठा डाढ़ा अड़ा और रा और ये मूर्धन्य शा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। बस इतना जानना है आपको। नोट कर लीजिए भैया। आगे चलें। उपपद्मानीया नाम ओष्ठव, उपपद्मानीया नाम ओष्ठव। जी अनुज तिवारी जी, अनुज तिवारी भैया कह रहे हैं आज तक हम 2 ही प्रकार का जानते थे। जी बिल्कुल, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। देखिए बहुत चीज़ें होती हैं जो धीरे धीरे पता चलती हैं, आपको भी धीरे धीरे पता चलेगा।
ये 18 प्रकार का होता है। आ ई उ री ये 18 प्रकार का होता है। री जो है ये 12 प्रकार का होता है। ए आई ओ औ ये सभी 12 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, अभी और बताएंगे, बस धीरे धीरे आप साथ में लगे रहेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। 5 वाला फिर से पढ़ाएं। पढ़े सर, हम पढ़ नहीं पाते हैं। 5 वाला, उपपदमानीय नाम। उपपद आधा धा है, उपपदमानीय नाम ये माँ है, उपपदमानीय नाम ओष्ठव। ठीक है, समझ में आया? ओष्ठव जी। देखिए ऊ हो गया, ऊ के मैंने बताया कि 18 प्रकार, जिसका ह्रस्व होगा उसका दीर्घ होगा, और जिसका दीर्घ होगा उसका प्लुत भी है, और प्लुत है तो 18 प्रकार बन जाएंगे, क्योंकि 18 प्रकार ह्रस्व दीर्घ प्लुत का फिर क्या हो जाएगा, उदात्त अनुदात्त और स्वरित हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए मैं फिर से बता दूं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत होता है। पहले स्वरों का प्रथम विभाजन, आपसे पूछ ले कि स्वरों का प्रथम विभाजन कितने प्रकार से किया गया है, तो आपको बताना है स्वरों का प्रथम विभाजन 3 प्रकार से हुआ है। कौन कौन? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। दूसरे प्रकार में क्या होता है उदात्त अनुदात्त और स्वरित। तो ये तीनों का जो होगा, मैं एक बार लिख के बता देता हूं, ह्रस्व दीर्घ और ये प्लुत, इन तीनों के फिर 3 प्रकार, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। यही चीज इसमें भी लागू होगी, जो ये है उदात्त अनुदात्त स्वरित 1 2 और ये 3, तो यही चीज इसमें भी और इसमें भी। तो कितने हो गए? 3 त्रिका 9 हो जाएंगे। ठीक ना, इसमें भी लिख देते हैं उदात्त अनुदात्त और ये स्वरित। इसका भी उसी तरह उदात्त अनुदात्त और स्वरित। कितने हो गए? पहले के 3 प्रकार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, फिर तीनों के 3 तो 3 त्रिका 9 हो गए। फिर इन नवों के, इन सभी के 2 प्रकार और हो जाते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक। तो 9 प्रकार ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 के दो प्रकार यदि हो जाएंगे अनुनासिक और अननुनासिक, तो 18 प्रकार हो जाएंगे। वही चीज मैं बता रहा था कि आ के भी 18 प्रकार, ऊ के, ई के और री के, इनके 18 प्रकार होते हैं। ये जान लीजिए, आप जानना चाहिए, बस आपको बता रहा हूं। आगे चलते हैं। देखिए उपपदमानीय, अब पू से पा वर्ग का, तो पा फा बा भा मा, नहीं पा फा ऊ के 18 प्रकार और पा वर्ग। पा फा बा भा मा, ठीक। उपपदमानीय नाम ओष्ठव। हमें लगा गलत हो रहा है क्या? उपपदमानीय नाम ओष्ठव, ध्यान दीजिए। ऊ का ये ओष्ठ है। ओष्ठव इस किस लिए ओष्ठव लिखा गया? आपने सूत्र पढ़ा हो, वो एक रूप पढ़ा होगा, बालकः बालको। ये ना कहिएगा कि विषयांतर हो रहा है, कहां जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं केवल मात्र। हर जगह मुझे थोड़ा थोड़ा समझा के ले चलना है। ओष्ठव क्यों लिखा गया? ओष्ठव ये ऐसे होगा, ठीक ना, ओष्ठव। तो ये बालको जैसे होता है, तो द्विवचन में ओठ कितने होते हैं? एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, तो ओष्ठव इसलिए ये बालको जैसे होता है, दो बालकों की तरह इंगित करता है। उसी तरह ओष्ठव, 2 ओठों से जो बोले जाते हैं उन्हें ओष्ठव कहते हैं, ठीक ना। तो 2 ओठों के बीच में जो बोले जाते हैं वर्ण, वो उपपदमानीय होते हैं, ऊ और पा वर्ग पूरा, ठीक ना। ये उपपदमानीयम होता है। लेकिन इसको कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी मिलेगा,
ये उपदमानीय वर्ण होते हैं। ये क्या होते हैं? उपदमानीय वर्ण। पूछ लेगा आपसे कि उपदमानीय वर्ण किस विकल्प में है, 4 विकल्प दिया रहेगा, उपदमानीय वर्ण आपसे पूछ लेगा तो आपको क्या बताना है? यही बताना है उपपदमानीय। उपपदमानीय मतलब पा के पहले जो ये बना हुआ है ये अर्ध विसर्ग है। क्या है? अर्ध विसर्ग। अनुदात्त उदात्त क्या होता है? एक बार फिर से बता दीजिए, समझ में नहीं आया जी। देखिए उदात्त अनुदात्त और स्वरित जो होता है ये वेदों की ऋचाओं के पढ़ने में प्रयोग होता है। कहां पर प्रयोग होता है? वेदों की ऋचाओं को पढ़ने में प्रयोग होता है। तो स्वर यहीं पर तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, स्वरों का प्रयोग वेदों में भी होता था। जैसे वो कभी कभी जब यज्ञ आदि होता था तो वहां पर जो ऋषि मुनि यज्ञ करवाते थे तो उनके हाथ, कभी आपने आपके घर में आसपास पड़ोस में यदि यज्ञ हुआ होगा तो आप देखे होंगे, वो ऋचाएं जब पढ़ते हैं तो उनके हाथ ऊपर नीचे ऐसे ऐसे। तो उदात्त का मतलब जो ऊपर करते हैं उदात्त, नीचे अनुदात्त, और स्वरित जब बोलते हैं तो वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, उनके हाथ ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। तो सामने वाला भी जैसे वो मंत्र बोलते हैं, सामने और ऋषि बैठे होते हैं, वो भी उसी का अपने अंदर वो करते रहते हैं, उनको देख के उसी तरह उनको भी उच्चारण करना होता है सारे ऋषियों को। इसलिए वहां पर ये उदात्त अनुदात्त स्वरित कि वो बता देते हैं इशारे से कि ये उदात्त है, इसको ऊंचे से बोलना है, अनुदात्त है, इसको नीचा ले जाना है, और स्वरित है, इसको मध्यम वर्ग में बोलना है। इस तरह से ये जो यज्ञ में वैदिक ऋषियों के काल के ये सारे वर्ण हैं, उदात्त अनुदात्त और स्वरित, ये वहां पर प्रयोग होते हैं। हमारे आपके ये इस पे नहीं है, लौकिक संस्कृत में इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं है, वैदिक संस्कृत का है। ठीक है, और कोई दिक्कत? लृ का कितना प्रकार होता है सर? लृ का 12 प्रकार होता है, क्योंकि दीर्घ अभाव होता है। जैसे ह्रस्व और प्लुत का आप जोड़ लेंगे तो 3 3 6, ठीक, और 6 और उसका अनुनासिक और अनुनासिक तो 6 दुनाई 12 हो जाएगा, बीच वाला गायब हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपके ये लृ का 12 प्रकार हो जाएगा। दिक्कत आ रही है क्या भैया? जिसको दिक्कत हो बिल्कुल कमेंट करिए। री का 18 प्रकार का होता है सर जी। जी जी, री 18 प्रकार का होता है। जिसका ह्रस्व होता है उसका दीर्घ होता है, जिसका ह्रस्व दीर्घ दोनों होता है उसका फिर प्लुत रहता है, और प्लुत रहेगा तो 18 प्रकार। जीवेश नंदन यादव, जीवेश नंदन यादव जी क्या नहीं लिख के भेजे हैं बताइए? स्वाहा बोलते हैं, अनुज तिवारी स्वाहा बोलते, ओम धूम स्वाहा बोलते हैं जी। स्वाहा तो करते हैं, ये हवन में आहुति दी जाती है, देवों को अग्नि को आहुति देंगे तो स्वाहा तो करेंगे, लेकिन जब मंत्र बोलते हैं तो मंत्र में तमाम सारे मंत्र भी बोलते हैं साथ में। मंत्रों का उच्चारण उदात्त अनुदात्त और स्वरित में होता है जी। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस चीज़ पे आप भ्रमित मत होइए, मैं केवल बताने समझाने के लिए बता रहा था कि उदात्त अनुदात्त और स्वरित क्या होता है, ठीक ना। इनके स्वरों के भेद होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 प्रकार का, तीनों के 3 3 प्रकार, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। तो इस तरह से हो गए 9, और ये 9 के भी 2 प्रकार, अनुनासिक और अननुनासिक, तो इस तरह से हो जाता है 18 प्रकार। और लृ का दीर्घ होता नहीं है, तो दीर्घ वाले बीच की संख्या हटा दीजिए तो 3 3 6 और 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक ना जी। री का 12 आप लिखे हैं कहाँ भैया? जी 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 जी, गलती, क्षम्यताम, इसके लिए गलती हो जाती है, जहां भी दिक्कत हो रही है वो बताइएगा। री का 18 प्रकार होता है, लृ का है वो 12 प्रकार होता है जी। ओके, आगे चलें। यमंगणना नाम नासिका च, कह रहा है यमंगणना नाम नासिका च माने और, च माने और नासिका समझना चाहिए यमंगणना नाम का, ठीक सर, समझ गए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, समझ में आ रहा है आपको। जहां पे भी दिक्कत हो रही बताइएगा, हम डायरेक्ट आपसे मिल रहे हैं, हाँ डायरेक्ट आपके कमेंट को देख रहे हैं, डायरेक्ट आपकी दिक्कतें दूर
सॉरी सर जी बट कंफ्यूज थे जी। अब कंफ्यूजन आपका दूर हो गया है जी। ई का कितना प्रकार होता है? ई का भी 18 प्रकार होता है, क्योंकि ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत उसका होता है। लृ का नहीं होता है। देखिए लृ का दीर्घ नहीं होता है, तो ये 12 प्रकार का हो जाएगा। ए ओ आई और औ, इनका भी लृ 12 प्रकार का और ए ओ आई औ ये भी 12 प्रकार, क्योंकि इनका ह्रस्व नहीं होता। ये भी ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। एक बार क्वेश्चन पूछा था यूपी टेट की परीक्षा में, किनका ह्रस्व नहीं होता है, इसमें से कोई एक दे देगा तो आप यही मारना है कि इनका ह्रस्व नहीं होता है। ए ओ आई औ ये बहुत जानने वाली चीज है। और लृ का दीर्घ नहीं होता है, यह भी आपको जानना है। लृ का दीर्घ नहीं होता, ए ओ आई औ का ह्रस्व नहीं होता है। 4 ऑप्शन दे देगा किसका ह्रस्व नहीं होता है, इनमें से एक कोई विकल्प में रख देगा तो आपको यही बताना रहेगा। ए ओ आई औ से कोई एक नहीं होता है, ठीक ना। ये चारों के ह्रस्व वेद नहीं होते हैं, तो आपसे एक पूछ लेगा किसी को रख के, ठीक है। बस इतना जानना था। सर क्या आप पूरा सिलेबस करवाएंगे, प्लीज़ बताएं, बीच में क्लास बंद मत करिएगा सर। नहीं, बिल्कुल आपका प्रेम और स्नेह मिलता रहेगा तो बिल्कुल क्लास चलती रहेगी। और ये तो एक्सीड परिवार का प्यार, आप एक्सीड परिवार को इतना प्यार दे रहे हैं तो बीच में कैसे छोड़ के जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप बस विश्वास के साथ लगे रहिए और मन से पढ़ते रहिए, ठीक है। सारी दिक्कतें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अमंगणना नाम नासिका चा, ये इया है, इयमंगणना नाम, इया मा भी नासिका वर्ण होता है और अंगा ये भी नासिका, अड़ा न, ठीक। 1 2 3 4 5 वर्गों के अंतिम व्यंजन जो भी हैं वो क्या हो गए, ये नासिका वर्ण हो गए, ठीक ना। ओष्ठ से उच्चारण किसका होता? ऊ का होता है भैया, और पा वर्ग का होता है ओष्ठ से उच्चारण। उपपद्मानीय नाम ओष्ठो, ए ओ आई औ ये 12 प्रकार, जी बिल्कुल, ए ओ आई औ ये 12 प्रकार के होते हैं, क्योंकि इनका ह्रस्व नहीं होता है। तो ह्रस्व नहीं होगा तो फिर इनका फिर उदात्त अनुदात्त वाला फिर कट जाएगा लाइन, है ना। तो जितना बचेगा दीर्घ होता है और प्लुत होता है, तो दीर्घ प्लुत में इनकी जोड़ लीजिए संख्या, हो जाएगा 12 प्रकार, ठीक। 6 प्रकार का हट जाएगा, जी बिल्कुल। अमंगणना नाम नासिका चा, ये नासिका वर्ण हैं, इतना जान लीजिए। यदि पूछ लेता है कि ये अंगा कहाँ का है, नासिका का है, मैंने आपको बताया था कि ये कंठ का भी है। यदि पूछ लिया इया का उच्चारण स्थान बताइए, कमेंट कीजिए इया का उच्चारण स्थान क्या होगा। जो लोग लाइव हैं कमेंट कीजिए इया का उच्चारण स्थान क्या होगा, तुरंत कमेंट किया करिए भैया। लाइव हैं और पढ़ रहे हैं तो समझ में आना चाहिए, इया का उच्चारण स्थान क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बट अच्छा पढ़ा रहे हैं, धन्यवाद। ईश्वर अहमद भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपको समझ में आ रहा है, हमें भी बड़ी खुशी होती है कि हमारा मेहनत और प्रयास सफल रहा। सर ये सुपर टेट में भी है, जी बिल्कुल सुपर टेट में भी आएगा। गुरुजी आप संस्कृत के विद्वान हैं, आपको प्रणाम। अरे नहीं भैया, मैं विद्वान नहीं हूँ, बस आप जैसा ही हूँ, हाँ जो भी जानता हूँ वो आपको समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान दीजिए, देखिए इया जो है, इया का उच्चारण स्थान क्या है, इचू यशा नाम तालु होता है, तो तालु का वर्ण तो है ही है, लेकिन अमंगणना नाम नासिका चा, कहता है इसको नासिका में भी गिनना चाहिए। चा का मतलब और इसको नासिका में भी रखना चाहिए। ये एक जगह और पूछे गए हैं लेकिन नासिका में भी रखे गए हैं, ये चीज आपको बहुत जरूरी है ध्यान देना। इया का उच्चारण स्थान तालु तो होता है लेकिन नासिका वो भी होता है। माँ का उपपद्मानीय नाम ओष्ठव होता है लेकिन नासिका भी होता है, इसका दो अंगा का कंठ होता है, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, तो अंगा का कंठ भी होता है और नासिका भी होता है। अणा कहाँ का है, ऋटुर्षाणा मूर्धा, तो मूर्धा का है लेकिन नासिका का भी है। ना कहाँ का है, वो ताल क्या होता है, तवर्ण कहाँ का है भैया, लितुल शाह नाम दंता,
दंत वर्ण है, ना का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है, और यहां नासिका का भी है, ठीक ना। तो इनका दो दो उच्चारण स्थान जरूर याद रखिएगा, क्योंकि देखिए अकु विसर्जनीय नाम कंठा से आपने अंगा को तो पढ़ लिया, मान लीजिए आपसे ऑप्शन में पूछ लिया कि अंगा का उच्चारण स्थान या इया का उच्चारण स्थान क्या होगा। इया का उच्चारण स्थान पहले ऑप्शन में दे दिया उसने तालु, दूसरे में आपसे दे दिया ओष्ठ, तीसरे में दे दिया क्या, दंत, और चौथे ऑप्शन पे आपसे दे दिया नासिका प्लस तालु। तब आपको ध्यान देना, यहीं पे टिक मार के नहीं जाइएगा, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर आपको यहां ध्यान देना, चारों ऑप्शन आप मन से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे चलें भैया। ए दयितो कंठ तालु, ए दयितो कंठ तालु, ए दयितो कंठ तालु, ये क्या है, कहता है ए, इसको तोड़ेंगे तो एत निकलेगा और ता का दकार हो जाता है। ये संधि हम आपको पढ़ाएंगे, जस्त संधि जब पढ़ाएंगे तो जस्त संधि में ता का तीसरा वर्ण दा हो जाता है, तो ये दा हो गया है जी। तो इसलिए ये एदयितो हो गया है, इसलिए एत और फिर आइत। तो कहता है ए और ऐ तप्रस तत्काल सूत्र से ये ता, ये दोनों ता का कोई मतलब नहीं है। आप इतना बस जानिए ए और ऐ इनका जो है उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु होता है। अच्छा, कंठ तालु दो क्यों होता है ये भी जानने वाली बात है, बस ध्यान देना है। मैं आपको बहुत आसानी से पढ़ाऊंगा, व्यवहारिकल पढ़ाऊंगा, आपके दिल में घुसने का पूरा प्रयास करूंगा। ए कहां कैसे बना, ए क्या हो जाएगा, या ये मान लीजिए ऐसे रखा है कंठ तालु, तो आ हो जाएगा, आ और ई मिलके क्या हो जाएगा, गुण संधि जब पढ़ेंगे तो आ और ई मिलके ए हो जाता है। जैसे रमेश, गणेश, ये सब गुण संधि के उदाहरण हैं, ठीक ना। तो उसी तरह आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कंठ होता है, और ईचू यशा नाम तालु बताया था, तो ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। तो कंठ और तालु से क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक ना। कंठ और तालु से ए हो जाएगा, कंठ और तालु से ए बनेगा, ठीक ना। जिसको समझ में नहीं आ रहा भैया बिल्कुल कमेंट करके बताइए। आग से आ का उच्चारण स्थान हमने बताया अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, ई का उच्चारण स्थान हमने बताया इचु यशा नाम तालु। तो आ का उच्चारण स्थान जब कंठ है और ई का तालु है तो आ और ई मिलके ए हो जाता है, तो ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु दोनों हो जाएगा, ठीक ना। इतना आपको जानना है भैया। आगे बताते हैं, ओ दौ तो कंठोष्ठम, ओ दौतो कंठोष्ठम। ओ दौतो कंठोष्ठम का क्या मतलब है सर, मनोविज्ञान कब से चलेगा जी, बहुत जल्द चलेगा सर, थोड़ा सा अस्वस्थ चल रहे हैं। राहुल मिश्र भैया कह रहे हैं गुरुजी मैं कक्षा 10 के बाद अब संस्कृत पढ़ रहा हूं, परंतु आपके पढ़ने से सब समझ में आ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बिल्कुल मन से लगे रहिए, मैं आपके साथ हूं बिल्कुल। ओ दौतो कंठोष्ठ, ओ का उच्चारण स्थान ओ कैसे बना, ओ और देखिए ओत, जैसे अभी मैंने बताया ना एत और ऐत, तो ओ हो गया ओत, और ता को दा हो जाता जस्त संधि से, हाँ झलाम जसो अंते,
अभी बाद में संधि का प्रकरण आएगा तो बताएंगे। तो ओत में ये ता को दकार हुआ है तीसरा वर्ण, और इसी तरह औ तो हो जाएगा, ठीक ना। तो ओ और औ इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठोष्ठ। कंठ प्लस ओष्ठ ऐसे लिख लीजिए, कंठ और ओष्ठ। ऐसा कैसे हो जाता है, देखिए आ और ऊ, आ ऊ मिलके क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो आ का उच्चारण स्थान आप जानते हैं कंठ होता है, और उपपद्मानीय नाम से ओष्ठ हो जाता है, तो ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। तो आ ऊ दोनों का उच्चारण स्थान ओ जब होगा तो ओष्ठ, ये कंठोष्ठ दोनों हो जाएगा, ठीक ना। इतना जान लीजिए, आ का उच्चारण स्थान कंठ, ऊ का उपपद्मानीय नाम ओष्ठ हो, ठीक ना। इतना ध्यान देना है आपको। इसी तरह ओ में जब जुड़ेगा तो औ बन जाएगा, ठीक। आज की क्लास बस यहीं तक, समय हो रहा है, अगली कक्षा में फिर हम आपसे मिलेंगे। और देखिए हर रोज हम 5:05 पर आपसे मिलते हैं। तो सभी लोग, जैसे आपको पढ़ना है, संस्कृत के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। जहां पे भी दिक्कत होगी आप लाइव रहते हुए आप कमेंट करते रहिए, हम आपके सारे कमेंट देखते रहते हैं, सारी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। तो 5:05 पर कल फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।